नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 22 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हम आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक यहाँ पर देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यह सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, तो निश्चित तौर पर इस सीरीज के साथ आप रेगुलर बने रह सकते हैं। एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय आप डेली बेसिस पर इस सीरीज के वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। ये हम आपको आश्वस्त करेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, खास करके जो बिहार में आयोजित हो रहा है, तो करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा दावा है। तो क्लासेस को आप लोग जरूर रेगुलर फॉलो कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो हमने आपसे पूछा था। तो ये प्रश्न था कि हाल ही में जारी की गई वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को उसके बाद इसको लेकर सारी जानकारी और देश आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे कंप्लीट जानकारी कल वाले चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले IIT पटना। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था, ये इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता अभी हाल ही में आयोजित हुई है और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में जो यशोभूमि है द्वारका में, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 दिवसीय आयोजन था इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता, जो कि 15 से लेकर 19 मई 2024 तक आयोजित हुआ। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहार के संदर्भ में, तो ऐसे में जो मिलान दिया गया यहाँ पर विकल्पों में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य, ये बिल्कुल तीनों विकल्प यहाँ पर सत्य है। इसीलिए जो फाइनल आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी सत्य है। अब संबंधित तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अराइज होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, जिसका नाम है इंडिया स्किल्स, ये 2024 में जो इसका जो प्रतियोगिता था 2024 वाला, इसका उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यशोभूमि नई दिल्ली में, जो नई दिल्ली में यशोभूमि है द्वारका में, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। और आयोजन में आपको ये ध्यान रखना है 15 से 19 मई 2024 तक ये आयोजित हुआ, यानी कि ये 5 दिवसीय आयोजन था। 15, 16, 17, 18 और 19 मई 2024 को आयोजित हुआ। और आयोजन स्थल की बात करें तो ये 4 जगहों पर आयोजित हुआ, दिल्ली, गांधीनगर गुजरात, और उसके अतिरिक्त कर्नाटक के बेंगलुरु में और मणिपाल मध्य प्रदेश में ये आयोजित हुआ है। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो बिहार के युवाओं ने 7 पदक अपने नाम किया, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक, यानी कि 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। इन तीनों श्रेणी में आपको ये ध्यान रखना है कुल 7 पदक बिहार ने अपने नाम किया है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना किस युवा ने कौन सा पदक अपने नाम किया और किस कैटेगरी में पदक मिला, वो चीजों की जानकारी यहाँ पर आगे लिखा गया है। देखिए, बिहार के राजेश वर्मा को कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार को इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग केबलिंग, गौतम कुमार गिरी को IT बिजनेस सोल्यूशन कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला। जो 3 स्वर्ण पदक बिहार के युवाओं को मिला, यहाँ पर हमने मतलब इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न ही अति महत्वपूर्ण है। आप इसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे हमने लिखा कि तीनों विजयी प्रतिभागी जो अभी इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम के, इन तीनों को अब फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें जरूर ध्यान आप लोग रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो पदक मिले हैं बिहार को, इनमें आपको ध्यान रखना है बिहार के गोवर्धन कुमार को साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में सिल्वर मेडल तथा वाटर टेक्नोलॉजी में सुजीत कुमार, हेयर ड्रेसर कैटेगरी में अवनीश शर्मा तथा वेब टेक्नोलॉजी कैटेगरी में मौसम कुमार गिरी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ये चीजें खास करके अतिरिक्त यहाँ पर सिल्वर और खास करके ब्रॉन्ज मेडल से संबंधित है। तो ये तो अलग हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो खास करके एकदम विजेता के रूप में चुने गए हैं, जो कि लियोन शहर में जो खास करके जो वर्ल्ड स्किल ओलंपियाड जो आयोजित होगा, तो यहाँ पर ये तीनों आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी है, जब चीजें इसमें और भी निकलकर सामने आएगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 23 से 26 मई 2024 तक पुणे के सिंगड़ कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा हाल ही में की गई है। पूछा गया कि बताएं कि बिहार टीम के कप्तान कौन है, या फिर जो बिहार टीम की घोषणा हुई है, यहाँ पर पूछा गया कि बताएं कि टीम के कप्तान कौन है, किन्हें इसकी कमान सौंपी गई है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि धर्मेंद्र कुमार को इसकी कमान सौंपी गई है।
देखिए संबंधित तथ्यों की बात करें तो राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये 23 से लेकर 26 मई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। और हाल ही में बिहार दिव्यांग क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इस राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग टीम की घोषणा हुई की है। और आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रश्न में पूछा गया था कि बिहार का कप्तान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार को बनाया गया है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो बिहार के हम खेलों की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 पॉइंट हमने अतिरिक्त आपके समक्ष रखा है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बिहार दिव्यांग क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर अमितेश कुमार है वर्तमान में। दूसरा पॉइंट है कि बिहार के मौजूदा खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक वर्तमान में है रविंद्रन शंकरन। अच्छा, वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को लेकर 2-3 पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 25 मार्च 2023 वो तिथि है जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में बिहार सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। यानी कि इस तिथि से अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से जुड़ी हुई खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है, या फिर किसी प्रकार का कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, तो वहीं पर दूसरी ओर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को लेकर एक जानकारी ये भी ध्यान रखेंगे कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो 75वां गणतंत्र दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, तो गांधी मैदान में इसमें कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी। और इन 14 विभागों में से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की जो झांकी है, जो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, ये दूसरे स्थान पर रहा। और इसको लेकर हमने जानकारी ये भी आपको दिया था कि पहले स्थान पर रहा था नगर विकास और आवास विभाग की झांकी, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। और उसके बाद तीसरे स्थान की बात करें तो विधि मंत्रालय और कृषि विभाग, ये क्रमशः संयुक्त तौर पर तीसरे स्थान पर था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अपने कैरियर में चौथी बार फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर है। देखिए, जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, जो सूची जारी हुई है, इसके आधार पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें प्रथम स्थान पर है। यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि फोर्ब्स ने अभी हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष 50 एथलीटों की सूची जारी की है। और इस सूची के आधार पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसमें ये प्रथम स्थान पर है, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। दूसरे स्थान पर स्पेन के गोल्फ खिलाड़ी जॉन रेम है। और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये जो आप देख रहे हैं, ये है लियोनेल मेसी। अच्छा, हाल ही के दिनों में लियोनेल मेसी से संबंधित करंट अफेयर्स के कई सारे प्रश्न बने हैं, जो कि अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा गया भारत के संदर्भ में कि इस वर्ष जारी इस सूची में कोई भी भारतीय नाम नहीं है। पिछली बार 2020 में किसी भारतीय एथलीट ने इस लिस्ट में जगह बनाई थी, जो कि नाम था विराट कोहली का। और विराट कोहली को 2020 वाली सूची में जो 100 मतलब जो खास करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी हुई थी, उसमें विराट कोहली को 66वां स्थान मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा, पिछली बार किसी भारतीय ने जिसमें 2020 में अपना जगह बनाया था, वो कौन थे? तो वो थे विराट कोहली। तो ये चीजें याद रखने योग्य है। अब देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि लियोनेल मेसी की ही कप्तानी में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर जीता था। हालांकि अर्जेंटीना अब तक 3 बार फीफा विश्व कप जीत चुका है। एक बार 1978 में, पहली बार 1986 में, और फिर 2022 में रिसेंटली कतर में जो आयोजित हुआ था। और ये फ्रांस को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, अगला जो फीफा विश्व कप, एक तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, फीफा जो है ये खास करके फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। और ऐसे में फीफा विश्व कप की हम बात करें तो आगामी जो संस्करण है, जैसे कि पुरुष वर्ग की बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 में आयोजित होना है। ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में 3 जगहों पर ये आयोजित होगा। वहीं पर अभी कल ही हमने आपको बताया था कि फीफा विश्व कप 2027 जो महिला वर्ग वाला संस्करण है, ये ब्राजील में होगा। ये पहली बार है जब महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी ब्राजील द्वारा किया जाएगा। हमने कल इसको लेकर विस्तृत जानकारी आपको बताया था। अच्छा, फीफा की बात हो रही है, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि फीफा जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। और 2022 में जो विश्व कप आयोजित हुआ था मेंस कैटेगरी का, ये कतर में आयोजित हुआ था। और फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना, और अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे लियोनेल मेसी। और ये तीसरा खिताब है अर्जेंटीना का, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, पहली बार 1978 में, और दूसरी बार 1986 में, और रिसेंटली 2022 में। और फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक था, यानी कि ऑफिशियल मस्कट, ये था लाइव,
ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, फीफा की बात हुई है तो रिसेंटली लंदन में फीफा अवार्ड्स आयोजित हुआ था और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया उसकी कंप्लीट सूची आपके समक्ष रखा गया है। इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। हमने कल ही आपको बतलाया है, इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हरियाणा को हराकर 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है या फिर खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मणिपुर ने इस खिताब को अपने नाम किया। किसे हराकर? तो हरियाणा को हराकर मणिपुर ने इस खिताब को अपने नाम किया है और ये 28वीं संस्करण था, 28वां संस्करण था इस प्रतियोगिता का। अब यहाँ पर इनसे जुड़े हुए कई सारी जानकारी है, जैसे कि हाल ही में किशोर भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में मणिपुर ने हरियाणा को 2-0 से हराकर 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है या फिर खिताब जीत लिया है। और आपको ये ध्यान रखना है, यह मणिपुर का 22वां खिताब है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 28 संस्करण इस प्रतियोगिता का आयोजित हुआ तक और इसमें 22 खिताब जीतकर मणिपुर इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है। सर्वाधिक 22 बार ये मणिपुर ने ही इस खिताब को अपने नाम किया है और 2024 में ये इसका 28वां संस्करण था। ये हरियाणा को हराकर मणिपुर ने अपने नाम किया। अच्छा, इस प्रतियोगिता को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, मणिपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इस प्रतियोगिता में जो व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार वितरित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कई सारी कैटेगरी है जो कि सभी को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम इस चैंपियनशिप में बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की, तो हरियाणा की श्रेया हुडा रही और शीर्ष गोल स्कोरर की बात करें तो मणिपुर की नगनगोम बाला देवी और युमनाम कमला देवी। और वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि इस चैंपियनशिप की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही, ये नगनगोम बाला देवी चुनी गई, ये मणिपुर की। और वहीं पर जो फाइनल मुकाबला था, इसका प्लेयर ऑफ द मैच भी यही चुनी गई, नगनगोम बाला देवी। तो ये व्यक्तिगत रूप से जो पुरस्कार वितरित हुए यहाँ पर इस प्रतियोगिता को लेकर, ये चीजें आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा। फिलहाल इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दे दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि हाल ही में या फिर नासा ने हाल ही में अमेरिका के एरिजोना में, एरिजोना एक प्रांत है, एक क्षेत्र है, यहीं से आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। ये नासा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बताएं कि भारत आर्टेमिस कार्यक्रम में कब शामिल हुए हैं या फिर कब शामिल हुआ है। एक तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून 2023 को आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल हुआ। देखिए यहाँ पर ये 20 नहीं होगा, बल्कि ये गलत यहाँ पर ये मार्क हुआ है, ये 21 जून 2023 होगा। इसको लेकर अभी हम चीजें आपको बतलाएंगे विस्तार से। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, हाल ही में 17 मई 2024 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिका के एरिजोना प्रांत के वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग, जो एक प्रकार की नकल करना होता है, इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री है, ये मून वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आर्टेमिस कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नासा से संबंधित है, ये एक अंतरिक्ष मिशन है नासा का। और इस मिशन के तहत यानी कि आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतारने का लक्ष्य है नासा का। ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। रिसेंटली बीपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ था, वहां पर आपके एग्जाम में ये नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत को लेकर कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के सहयोग से 7 अन्य संस्थापक देशों, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके के साथ मिलकर 13 अक्टूबर 2020 को ये आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी या फिर इसकी शुरुआत की थी। और भारत के संदर्भ में यहाँ पर बात करें, जैसा कि हमने प्रश्न में भी आपको पूछा था, तो 21 जून 2023 को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था। कौन सा देश बना था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर जो इससे संबंधित जुड़ी हुई जानकारी है, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि आर्टेमिस कार्यक्रम यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का एक नए और बेहतर तरीके से अध्ययन करना है। दरअसल ये कार्यक्रम 3 चरणों में पूरा होगा, आर्टेमिस 1, 2 और 3। आर्टेमिस 1 की बात करें तो ये 16 नवंबर 2022 को संचालित हो चुकी है या लॉन्च हो चुकी है। दरअसल इसके तहत ओरियन नामक एक अंतरिक्ष यान और कुछ सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए फोटोज और वीडियोज के लिए। जबकि आर्टेमिस 2 जो लॉन्च होना है ये 2025 में, इसके तहत अंतरिक्ष यात्री चांद के ऑर्बिट से घूमकर वापस पृथ्वी पर आएंगे। यानी कि चांद के ऑर्बिट में जाएंगे और वहां मुआयना करके जो भी इनका कार्य होगा वो संपन्न करके वो पुनः से पृथ्वी पर वापस आएंगे, चंद्रमा की सतह पर कदम नहीं रखेंगे।
जबकि तीसरा जो मिशन होगा आर्टेमिस 3 जो है ये 2026 में लॉन्च होगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर एक दल को उतारना है, जिस दल में 2 अंतरिक्ष यात्री होंगे। और जो एक्चुअली प्रश्न में हमने अभी पूछा था, ये 2 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर यही प्रशिक्षण हो रहा है, यही ट्रेनिंग हो रहा है। तो यही चीज़ एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया था। अच्छा, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि 21 जून को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना भारत। लेकिन रिसेंटली इसमें कुछ अपडेट आए हैं कि स्वीडन नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां और स्लोवेनिया 39वां देश है। कुल मिलाकर अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आर्टेमिस कार्यक्रम में इसमें कुल मिलाकर 39 देश अभी शामिल हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलती है। रिसेंटली एक पीडीएफ हमारे द्वारा लॉन्च हुआ है जिसमें कि जनवरी से अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स का प्रश्नों का संग्रह है। जो डेली क्लासेस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं उसी का संग्रह इसमें है। आप इसको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं आपको ध्यान रखना, मंथली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर 2024 को सिलेक्ट करते हुए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप चाहें तो इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर यहाँ से प्रिपरेशन आप बरकरार रखते हैं तो इसके लिए आपको दूसरे सोर्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इसको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपके पास इसका एक दूसरा विकल्प भी है, आप चाहे तो इसे पेड टेलीग्राम ग्रुप के भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप की विशेषता यहाँ पर यह है, जो चीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये तमाम चीजें इसमें आपको मिलेगी। सबसे खास विशेषता यहाँ पर इसकी यह है कि आपको इसमें जो मेंबरशिप मिल रहा है ये 299 में लाइफ टाइम एक्सेस यहाँ पर मिल रहा है। आपकी एग्जाम तक आप जब तक चाहें इस ग्रुप के माध्यम से स्टडी मटेरियल प्राप्त करते रहेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए जो नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बीपीएससी 70 लिखकर आप लोग मैसेज करेंगे, जिसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टेंट आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि हाल ही में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी का निधन हो गया है। बताएं कि वे किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि ईरान के। आपको बता दूं कि हाल ही में 20 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। विमान पर सवार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन समेत कुल 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। दरअसल कुछ समय पहले ये घोषणा हुई थी कि ये विमान जो है ये मतलब खो चुका है, और बाद में जब ये विमान का मलबा मिला तो ये पुष्टि हुई शवों को देखते हुए कि इन सभी लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। ये ध्यान रखिएगा। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के राष्ट्रपति, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अभी हाल ही में ईरान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था कुछ समय पहले। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा। हाल ही में 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज अल कंबर को और उसके साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया है, जिसे कि समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस जहाज का नाम क्या था? तो अल कंबर। और किस ऑपरेशन के तहत ये बचाया गया? तो ऑपरेशन संकल्प। किस तिथि को? तो 19 मार्च 2024 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान की यहाँ पर बात हुई तो पाकिस्तान ने रिसेंटली फतह 2 नामक एक खास करके एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ये जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला 7वां प्रश्न है कि बताएं कि किस भारतीय मुक्केबाज ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एलोडा कप 2024 में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं विकल्पों के आधार पर करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि निखत जरीन। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लेकर आपके समक्ष कुछ जानकारी है, ध्यानपूर्वक सभी को देखिएगा। सबसे पहले बात करें एलोडा कप की, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है या फिर एक प्रतियोगिता है, जो कि इस वर्ष 2024 में ये 12 से लेकर 19 मई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया है। और इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी जो कि प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना कि यह इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण था। इस तीसरे संस्करण में भारत ने 12 पदक अपने नाम किए। इन 12 पदकों में से 4 पदक पुरुष वर्ग ने जीता और 8 पदक महिला वर्ग ने अपने नाम किया। और इन 12 पदकों में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। तो ये जानकारी अवश्य ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, यह प्रतियोगिता में भारत के निखत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। जो 2 स्वर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो निखत जरीन और मीनाक्षी ने 2 स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। इस तीसरे संस्करण में कजाकिस्तान, चाइना, भारत, जापान, उज्बेकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान के मुक्केबाजों ने भाग लिया था। ये इसका तीसरा संस्करण था, ये ध्यान रखना। जबकि इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित हुआ था
और दूसरा संस्करण 2023 में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर एलोरा कप से संबंधित भारतीय पदक विजेताओं की सूची को देख रहे हैं। जो 12 पदक भारत ने अपने नाम किया है, वो कंप्लीट सूची भारत के संदर्भ में आपके समक्ष रखा गया है। इनमें से कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ स्वर्ण पदक वाला ही पूछा जाए, बल्कि कोई भी पूछा जा सकता है। इसको समय निकाल कर थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है? तो ये 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा या फिर ब्लू वीजा जो लॉन्च किया गया है, ये यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति, इनके द्वारा भी हाल ही में ये 15 मई 2024 को लॉन्च किया गया। हालांकि इस वीजा को जो लॉन्च किया गया, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यह ब्लू वीजा उस खास शख्सियत को दी जाएगी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के कार्य में या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया है। तो ये कंडीशन है जो इसको फुलफिल करेंगे, इसकी जांच होगी और उन्हें पूरा करना पड़ेगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो वैसे लोगों को ये खास करके ये वीजा प्रदान किया जाएगा। दरअसल इसका उद्देश्य की हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचानना और उनका समर्थन करना, ये इसका मूल लक्ष्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा। फिलहाल इस प्रश्न में इतनी सारी जानकारी है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ये 11वें संस्करण का जो आयोजन है, ये जापान के कोबे में किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है, ये कोबे जापान में किया जा रहा है। 17 मई को इसकी शुरुआत हुई है, 25 मई 2024 को ये समाप्त होगा। यह इस प्रतियोगिता का 11वां संस्करण है और इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी है। जैसे कि पदक तालिका में अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आपके समक्ष है कि दीप्ति जीवनजी महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल हासिल किया। अगला है योगेश कथुनिया ने पुरुषों के F56 वर्ग में चक्का फेंक में 41.80 मीटर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पॉल ने महिलाओं के 200 मीटर में T35 वर्ग में कांस्य पदक, निषाद कुमार ने T47 ऊंची कूद में 1.99 मीटर की छलांग लगाते हुए रजत पदक हासिल किया। ये आपको ध्यान रखना है। जो अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता है, वो जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। अच्छा, इसका जो पिछला खास करके 10वां संस्करण था, तो पिछले 10वें संस्करण में भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम किया था, जिनमें कि 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल था। इस वर्ष ये उम्मीद है कि इस 11वें संस्करण में जो पदकों की जो संख्या होगी, वो इससे दोगुनी होगी, दोगुनी से अधिक होगी। तो फिलहाल जब ये फाइनल सूची जारी होगी, तब भी हम आपको इसकी जानकारी अवश्य देंगे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में 20 मई 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, जो 9 जून 2024 तक आयोजित की जाएगी? तो ये इसका 123वां संस्करण है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि आउटडोर क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। देखिए, इसको लेकर कई सारी जानकारी ध्यान रखना है कि 2024 में जो इसका आयोजन है, ये 20 मई से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 9 जून 2024 तक ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। जो आपको ध्यान रखना है, पेरिस में स्टेड रोलैंड गोरेस एक जगह है, यहीं पर ये आयोजित किया जाएगा। और इसकी बात करें तो ये फ्रेंच ओपन का 123वां संस्करण है और 2024 में आयोजित होने वाले दूसरा ग्रैंड स्लैम का इवेंट है। ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक शब्द बार बार आप लोग सुनते हैं, ग्रैंड स्लैम, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। हमने एक दो बार पहले भी आपको जानकारी दिया था। आसान शब्दों में इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ग्रैंड स्लैम आखिर होता क्या है? देखिए, यहाँ पर हमने जानकारी आपके समक्ष लिखा कि एक कैलेंडर सत्र या फिर इसको एक वर्ष के रूप में भी बोल सकते हैं। तो एक कैलेंडर सत्र में सभी 4 जो प्रमुख जो टेनिस चैंपियनशिप है, जिसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन ये फ्रांस में होता है, विंबलडन यानी ब्रिटेन और यूएस ओपन जो कि अमेरिका। तो ये चारों चैंपियनशिप को जो भी अपने नाम कर लेते हैं, वैसी स्थिति में उस खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है। तो ये चीजें ग्रैंड स्लैम शब्द जो है इसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आई होप आप इसे समझ चुके हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में जन्मे भारत की प्रसिद्ध उपन्यासकार व लेखिका मालती जोशी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था?
तो वर्ष 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 4 जून 1934 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में जन्मे भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार व लेखिका मालती जोशी का हाल ही में 15 मई 2024 को 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 20 मार्च 2018 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मालती जोशी की बात करें तो मूल रूप से हिंदी और मराठी भाषा के लिए अपने काम के लिए वे जाने जाते थे, इसी के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो ये चीजें यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का और कई सारी रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, एक जानकारी आपको अतिरिक्त मैं ये दे दूं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं औरंगाबाद, दरअसल आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार के अतिरिक्त, बिहार में एक जिला है औरंगाबाद, लेकिन इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी एक जिला है, मतलब था, अब तो नहीं है, इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। एक जिला था औरंगाबाद, जिसे अभी रिसेंटली नाम परिवर्तित करते हुए इसे नया नाम दिया गया संभाजी नगर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट 12 प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष ये जो दिवस मनाया जाता है 21 मई को, दरअसल इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये भी आपको हम बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी और इसलिए इस दिन को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, इनकी हत्या हुई थी, ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ जानकारी अतिरिक्त आपके समक्ष है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल 1984 से 1989 के बीच था। तो इतनी सारी अहम जानकारी है जो कि यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको दिया गया। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा ने हाल ही में किस देश को 2027 में होने वाले 10वें फीफा विमेन्स फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? इस वीडियो में भी, आज वाले वीडियो में हमने थोड़ी चर्चा आपके समक्ष किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा बीपीएससी 70 लिखकर। ध्यान रखिएगा ये पेड ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। महज 299 में आपकी एग्जाम के लिए बहुत सारा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, एकदम से मास्टर पीडीएफ होंगे बहुत सारे, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये आपकी हेल्प करेगी। तो ध्यान रखना, इस नंबर पे आप बीपीएससी 70 लेकर मैसेज कीजिए। हालांकि आप चाहें तो ये तमाम चीज़ों को एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, जहां से आपको लेना है चीज़ें वहीं आपको मिलेगी। अगर आप एप्लीकेशन पे लेते हैं तो मटेरियल टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें एप्लीकेशन पे मिलेगी, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे लेते हैं तो चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने सहपाठियों के बीच हमारे वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिए, हमारे बारे में जरूर बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।